हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, ग्रुप इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। तो पहले समझते हैं सोशल सिक्योरिटी होता क्या है। सोशल सिक्योरिटी इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लेबर फोर्स। मतलब सोशल सिक्योरिटी जो होता है वो एक तरीके से हमारे लेबर्स फोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्कीम होता है। ठीक है, लेबर फोर्स का मतलब यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ हो गए, सारे लेबर्स हो गए, जितने भी लोग कंपनी में काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की एक स्कीम होती है जिसको हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। क्लियर है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द स्मॉल मीन्स ऑफ रिस्क ऑफ कंटिजेंसीज। मतलब ये इसका सोशल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को एक तरीके से सपोर्ट देने के लिए होता है, ताकि उनको बचाया जा सके अनसर्टेनिटीज से, कंटेंजेंसीज से। मतलब अगर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उससे उनका नुकसान ना हो, इसीलिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंपनीज बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। क्लियर हुआ? तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होता है? ये एक ऐसा स्कीम होता है जो एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, प्लस फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए उससे बचाने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। क्लियर है? तो आते हैं, सोशल सिक्योरिटी दो तरीके का होता है, एक होता है सोशल इंश्योरेंस, एक होता है सोशल असिस्टेंट। तो दोनों में अंतर क्या है? सोशल इंश्योरेंस में क्या होता है? हेयर द वर्कर एंड द एम्प्लॉयज़ मेक पीरियोडिकल कंट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉई या फिर जो वर्कर है उसके सैलरी का कुछ हिस्सा, उसके सैलरी से कुछ हिस्सा निकाला जाता है और इस स्कीम में डाला जाता है, प्लस जो कंपनी का मालिक है मतलब एम्प्लॉयर, वो भी उस सैलरी का कुछ पार्ट मतलब कुछ परसेंटेज अपने पास से देता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ सैलरी किसी एम्प्लॉय की है, तो 10,000 का 10% मान लीजिए एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, तो एम्प्लॉय को मिला 9,000 रुपये। फिर उसी 10,000 का 10% एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का मालिक अपने पास से देगा 1,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब टोटल 2,000 रुपीज़, 1,000 जो एम्प्लॉय अपने सैलरी में से दे रहा है और 1,000 रुपीज़ जो एम्प्लॉयर अपने पास से दे रहा है। ठीक है, वो एम्प्लॉय का सैलरी डिडक्ट नहीं करेगा, अपने पास से पैसा देगा। तो 2,000 रुपये टोटल वो उस स्कीम में कंट्रीब्यूट कर देगा और फिर उसका जो फ़ायदा है वो एम्प्लॉय को मिलेगा। तो वो कैसे स्कीम्स होते हैं? प्रोविडेंट फंड होते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप सोशल सिक्योरिटी का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसमें सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस ज़रूर समझाइएगा। और सोशल असिस्टेंस क्या होता है? हेयर द वर्कर एंड द एम्प्लॉयर मेक नो कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो सोशल असिस्टेंट होता है ये ना तो कंपनी के मालिक को देने की ज़रूरत है, ना तो एम्प्लॉय को देने की ज़रूरत है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, गवर्नमेंट अपने पास से पैसा देता है। ठीक है, तो जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम होती है, ठीक है, तो वो कोई भी भर सकता है और ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो उसका एज लिमिट है उसके हिसाब से जो भी भरेगा उसको उसका बेनिफिट गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे कुछ आपसे लेती नहीं है, आपको पैसा नहीं जमा करना पड़ता स्टार्टिंग में। क्लियर है? तो सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंट दो कॉन्सेप्ट है। सोशल सिक्योरिटी क्लियर हुआ? तो सोशल सिक्योरिटी देने के लिए दो कॉन्सेप्ट है, एक है सोशल इंश्योरेंस, एक है सोशल असिस्टेंट। क्लियर है? तो अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले आता है प्रोविडेंट फंड स्कीम। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश द प्रोविडेंट फंड स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़। In this scheme, the employee and the employer contribute every month 10% of the basic wages। मतलब जो भी सैलरी है, पहले तो ये समझिए प्रोविडेंट फंड स्कीम किसने चालू किया है, तो आपको इसमें बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये चालू हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है ये दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में चलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसी को बेनिफिट मिलेगा, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने रूल क्या निकाला है कि एम्प्लॉयर को 10% जमा करना पड़ेगा सैलरी का और एम्प्लॉय को भी 10% जमा करना पड़ेगा सैलरी का। तो मतलब जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल बताया था, 10,000 रुपये का अगर किसी का सैलरी है तो 10%
पहले कटेगा जो कि एम्प्लॉई का, तो एम्प्लॉय को मिलेगा 9,000 रुपये, और 1,000 रुपये एम्प्लॉयर जो कंपनी का मालिक है, अपने पास से 1,000 रुपये देगा। ठीक है, तो मतलब हर महीने 2,000 रुपये एम्प्लॉई के नाम पे, जो आदमी उनके यहाँ जॉब कर रहा है उसके नाम पे जमा होगा प्रोविडेंट फंड स्कीम में। ये स्कीम गवर्नमेंट के पास पैसा जमा होगा 2,000 रुपये प्रति महीना। क्लियर है? जो भी जितना भी 10% निकलेगा, तो 10% जमा होगा, प्लस गवर्नमेंट अब उस पर इंटरेस्ट लगाएगी, फिर उसको आपको वापस करती है। कब वापस करती है? जब आप रिटायर होते हो। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। अमाउंट इज पेबल ऑन द रिटायरमेंट, डेथ और द टाइम ऑफ लिविंग सर्विस। तो कब पैसा पेबल होता है? या तो रिटायरमेंट के समय पेबल होगा, या फिर एम्प्लॉय मर जाएगा तो उसके घर वालों को दे दिया जाएगा, या फिर वो नौकरी छोड़ रहा है तो उस कंडीशन में वो चाहे तो उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। एन एम्प्लॉय कैन गेट एडवांस एंड परमानेंट विड्रॉ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मैरिज ऑफ डिपेंडेंट एक्सेट्रा। अब उस पैसे में से, उस फंड में से, जो फंड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिल के जमा किए हैं एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट के पास, अब उस फंड में से तो एम्प्लॉयर चाहे तो पैसा निकाल भी सकता है। ठीक है, या तो पूरा निकाल सकता है या तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी निकाल सकता है। वही काफ़ी पैसा जमा हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ कारण उसको बताना पड़ेगा क्यों निकालना चाहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये इसको बताना पड़ेगा, जैसे अपना घर बनवाने के लिए, अपने बच्चों की शादी करने के लिए, ये सब प्रोसेस के लिए वो पैसे निकाल सकता है। ठीक है, तो ये पैसा किसके पास जमा होता है? गवर्नमेंट के पास जमा होता है। कौन जमा करता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जमा करते हैं। किसका पैसा होता है? एम्प्लॉय का जमा होता, एम्प्लॉय का जो जॉब कर रहा है। कितना परसेंट होता है? 10% होता है। किसने स्कीम चालू की? सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू की। कौन प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आते हैं? हाँ, दोनों आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्रोविडेंट फंड स्कीम। अब आते हैं हम लोग ग्रेजुइटी में। ग्रेजुइटी क्या होता है? इट इज़ अ टर्मिनल बेनिफिट टू द वर्कर व्हेन ही लीव्स द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर वर्किंग फॉर एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ द कंट्रीब्यूशन सर्विसेज। ये एक तरीके का टर्मिनल बेनिफिट है। टर्मिनल बेनिफिट मतलब कोई वर्कर अगर लंबे समय तक किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, 5 साल इसका मिनिमम टाइम दिया गया है, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा काम कर रहा है, तो कंपनी जब वो बंदा कंपनी छोड़ता है तो कंपनी अपने पास से उसको ग्रेजुइटी देती है। ठीक है, ये भी एक अच्छा अमाउंट होता है, लेकिन ये बेस्ट चीज़ ग्रेजुइटी का क्या है कि ये आपकी सैलरी में डिडक्ट नहीं होता, ये कंपनी अपने पास से आपको पे करती है। ठीक है, तो और क्या चीज़ है? दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज़ ड्यू टू डेथ और डिसएबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। अब अगर आपको कंपनी से निकाल दिया गया है, ठीक है, आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो उस कंडीशन पे आपको ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी, पहला चीज़। दूसरा, आपने कोई ऐसा कंपनी का कोई सामान वामान तोड़ दिया या फिर ऐसा कुछ मिसबिहेवियर कंपनी में किया है, तो उस समय भी ग्रेजुइटी आपकी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो ग्रेजुइटी एक अच्छे एम्प्लॉय को ही मिलती है जब वो कंपनी छोड़ता है तो। ठीक है, अगर उसको निकाला जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, टर्मिनेट वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं, उसको निकाला जा रहा है, तब उसको ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी। तो अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल या 5 साल से ज़्यादा कंपनी में वर्क कर चुका है तो वो ग्रेजुइटी मिलने का उसको चांसेस बन जाता है। क्लियर है? और ये ग्रेजुइटी जो होता है ये कंपनी अपने पास से देती है, इसके लिए एम्प्लॉय को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता। जैसे प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय को अपने सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा था, वैसे ग्रेजुइटी में नहीं होता। ग्रेजुइटी कंपनी अपने पास से देती है। क्लियर है? और कैसे देती है, कैलकुलेट कैसे करते हैं बता दें। 15 दिन की जो सैलरी होती है, जैसे मान लीजिए 15 दिन की सैलरी, किसी की सैलरी 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो 15 दिन की सैलरी कितनी हो गई? 5,000 रुपये। तो लास्ट विड्रॉन जो सैलरी होती है 5, जैसे लास्ट विड्रॉन 10,000 रुपीज़ सैलरी है, अब वो उसने 5 साल काम किया है, तो हम क्या करेंगे, 15 दिन की सैलरी इंटू 5 कर देंगे। तो 15 दिन की सैलरी हो गई 5,000 रुपये, ठीक है, और इंटू 5 कर दिए तो 525, मतलब 25,000 रुपये उसका ग्रेजुइटी बना। तो जितने साल वो काम करेगा उतने ईयर से इंटू करा देंगे, 15 दिन की सैलरी लिखेंगे और उतने ईयर से इंटू करा देंगे तो उसका ग्रेजुइटी आ जाएगा। तो उतना पैसा उसको कंपनी छोड़ते समय मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई यही है कि 5 साल तक उसे कंपनी में नौकरी किए होना चाहिए। अगर 5 साल से पहले छोड़ रहा है तो वो ग्रेजुइटी उसको नहीं मिलेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट?
नेक्स्ट आते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। इट इज़ अ स्कीम विच प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर ऑन द लाइफ ऑफ द सेवरल पर्सन अंडर वन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए पहले समझिए इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है। ठीक है, नॉर्मली जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो लाइफ का कवर लेती है। जैसे अगर आप किसी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो उसमें आपको रेगुलर हर साल प्रीमियम जमा करना पड़ता है। ठीक है, जितने साल प्रीमियम जमा करते हैं उतने साल आपको कवर मिलता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई जिस आदमी का लाइफ इंश्योरेंस हुआ है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एक फ़िक्स अमाउंट जितने का वो इंश्योरेंस कराया है उसके परिवार वालों को ये पैसा मिलता है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस का। तो अब आप ये समझिए ग्रुप इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में फ़र्क क्या है। तो ग्रुप इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस सेम है, बस खाली इसमें फ़र्क ये है कि वही लाइफ इंश्योरेंस आपका सस्ते में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का अगर प्रीमियम देखेंगे तो कोई इंसान अगर 22 साल का है, ठीक है, कोई पर्सन 22 साल का है और कोई पर्सन 48 साल का है, ठीक है, तो दोनों के इंश्योरेंस के प्रीमियम में बहुत फ़र्क रहेगा। अगर 22 साल वाले को प्रीमियम जमा करना है 10,000 रुपीज़ पर ईयर, तो जो 48 ईयर का बंदा है उसकी प्रीमियम कम से कम 30,000 रुपीज़ पर ईयर होगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता रहता है, तो ज़्यादा प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस में क्या फ़ायदा होता है, अगर आप कंपनी में ग्रुप इंश्योरेंस करवाते हैं तो एक साथ बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 22 साल के हैं तब भी आपको कम प्रीमियम जमा करना पड़ता है, और अगर आप 48 साल के हैं तब भी उतना ही प्रीमियम जमा करना पड़ता है। अगर 22 साल वाला 10,000 प्रीमियम जमा कर रहा है तो 48 साल 48 ईयर वाला भी 10,000 ही जमा करेगा। तो यही बेनिफिट होता है ग्रुप इंश्योरेंस का। ठीक है, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनका एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगता, तो ये सस्ते में हो जाता है। सारी बेनिफिट आपको वही मिलेगी, बस खाली फ़ायदा क्या होता है, कम इंश्योरेंस का अमाउंट जमा करके आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं को मिलता है जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे ही आप कंपनी में जॉब छोड़ेंगे आपका इंश्योरेंस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर आप नई कंपनी में ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे वो इंश्योरेंस कराएंगे तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं क्या लिखा है। In this, it is a scheme which provide insurance cover on the life of the several person under a insurance policy। मतलब एक इंश्योरेंस पॉलिसी में सारे जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं सबको कवर किया जाता है। इट प्रोवाइड रिस्क कवरेज टू द एम्प्लॉयज़ एज लॉन्ग एज दे रिमेन इन द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब जब तक आप कंपनी में नौकरी करते होते हैं तब तक ही आपको ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, लाइफ टाइम नहीं होती। अगर कंपनी में नौकरी आपने छोड़ दिया तो फिर वहीं पे इंश्योरेंस ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। द प्रीमियम इज़ जनरली पेड जॉइंटली बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अब देखिए इसमें क्या है कि जो भी प्रीमियम होता है, बेस्ट चीज़ क्या होता है, कुछ हिस्सा इसमें एम्प्लॉयर पे करता है, मतलब कंपनी का मालिक, और कुछ पैसा कंपनी जिसका इंश्योरेंस हुआ है कंपनी का एम्प्लॉय जमा करता है। तो ये भी कराने का यही फ़ायदा होता है कि पूरा पैसा आपको नहीं जमा करना पड़ता, कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर जमा करता है, कुछ हिस्सा आप जमा करते हो। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ पेबल एट द फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब चाहे आपकी कुछ भी एज हो, आपका जो प्रीमियम लगेगा वो सबका एक जैसा प्रीमियम लगेगा। तो कम पैसे में आपको अच्छा इंश्योरेंस मिल जाता है। तो देखिए ये सारी जो हम लोग स्कीम्स पढ़ रहे हैं ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सिक्योर किया जाता है। ठीक है, ताकि वो लाइफ में ये सब कंटिजेंसीज़ हैं, अचानक से डेथ हो गया, ठीक है, या फिर एम्प्लॉई मतलब रिटायर हो गया, तो उस कंडीशन पे उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो इसीलिए जो कंपनीज़ होती हैं वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम अपने यहाँ रखती हैं ताकि उनके यहाँ एम्प्लॉई छोड़ के ना जाएं, वो लंबे समय तक वर्क करें, प्लस उनको लंबे समय तक कंपनी जब वो जो कंपनी छोड़ें तो उनको अच्छा बेनिफिट भी मिले। नेक्स्ट आते हैं मैटरनिटी बेनिफिट। ये क्या होता है, अंडर दिस स्कीम द वुमेन वर्कर कैन गेट मैटरनिटी लीव अप टू 12 वीक। अब देखिए मैटरनिटी बेनिफिट जो होता है वो वुमेन्स को मिलता है, और कब मिलता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। ठीक है, अब जैसे उनका जब भी डिलीवरी का डेट डॉक्टर सर्टिफाई करता है कि इस दिन इनकी डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, तो जिस दिन उनका डॉक्टर ने सर्टिफाई किया डिलीवरी होने वाली है उससे 6 वीक पहले, 6 मंथ मत याद कर लीजिएगा, 6 वीक पहले और डिलीवरी होने के 6 वीक बाद तक की इनको छुट्टी मिलती है। मतलब 6 वीक इधर 6 वीक इधर, टोटल 12 वीक की इनको छुट्टी मिलती है। ये छुट्टी अपने ऑफिस से लेती हैं, प्लस इनकी सैलरी भी इनको मिलती है।
ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट का बेस्ट पार्ट क्या है कि 12 वीक की सैलरी फ्री में मिलती है। ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि आप कंपनी के मालिक है तो आपको 12 महीने की 12 वीक की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। 6 वीक की क्या बोलते हैं डिलीवरी के पहले और 6 वीक का डिलीवरी के बाद। तो मतलब 12 वीक की जो सैलरी होती है वो एक वुमेन एम्प्लॉय को कंपनी को देना ही पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो। तो ये होता है मैटरनिटी बेनिफिट। इसके लिए इनको अलग से कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ता, ये कंपनी अपने पास से देती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके सैलरी में से वो पैसा डिडक्ट कर लेंगे। आप 12 वीक काम नहीं करोगे, एम्प्लॉय आपसे काम भी नहीं कराएगा एम्प्लॉयर, प्लस आपको सैलरी भी आपको देगा 12 हफ्ते की। क्लियर है? तो ये होता है मैटरनिटी बेनिफिट केवल वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको एनपीएस भी बोलते हैं। ये है क्या, उसको देखते हैं। पहले समझ लेते हैं पेंशन होता क्या है। पेंशन क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉई, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में ही पहले पेंशन होता था। ठीक है, पेंशन में होता क्या था, जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई छोड़ता था अपना जॉब, तो जैसे ही वो जॉब छोड़ दे तो जिस दिन वो छोड़ता था जो उसकी सैलरी होती थी उसका 50% उसकी सैलरी का उसको, जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक उसको गवर्नमेंट पे करती थी। ये था पेंशन का सिस्टम। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने स्कीम अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे रखा था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई 60 साल के बाद कंपनी छोड़ता है, वो रिटायर होता है, तो उसको हर महीने उसके अकाउंट में उसके सैलरी का 50% हम देते रहेंगे। तो ये था एक पेंशन स्कीम। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम निकाला है जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एनपीएस मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2004। तो 2004 1 जनवरी 2004 को ये स्कीम सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू कर दिया गया कि ये सब लोग अब इस स्कीम में आ जाएंगे। वो स्कीम बंद करके इस स्कीम में लागू कर दिया गया। और फिर 1 मई 2004 को इसमें कुछ और चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए? इट वॉज एक्सटेंडेड ऑन द वॉलेंट्री बेसिस टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट ने क्या किया, अब 1 मई को सारे मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया कि प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी पेंशन पाएँ और गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं वो भी पेंशन पाएँ। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, कैसे पेंशन मिलता है? इसमें कंपनी जो होती है वो आपके सैलरी का कुछ हिस्सा, जैसे आप प्रोविडेंट फंड में देख रहे थे, आपके सैलरी का कुछ हिस्सा जो आप चाहते हैं वो जमा कर सकते हैं एनपीएस स्कीम में, प्लस कुछ कंपनी अपने पास से जमा करती है। तो दोनों तरफ से पैसे जाते हैं, कुछ पैसा आपकी तरफ से जाता है मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से, और कुछ पैसा एम्प्लॉय की तरफ से जो जॉब करा उसकी तरफ से जाता है, और वो नेशनल पेंशन स्कीम में जमा हो जाता है। फिर ये नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम होती है, और फिर जब आप रिटायर होते हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट हर मंथली आपको देती रहती है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी पुराना पेंशन स्कीम हटा के नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बेनिफिट दोनों ही ले सकते हैं, प्राइवेट वाले भी। अगर मान लीजिए कोई जॉब नहीं भी कर रहा है, अगर वो कोई बिजनेसमैन है तो वो भी एनपीएस में अपना अकाउंट खुलवा सकता है, नेशनल पेंशन स्कीम में। वो अपने पास से थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जमा करता रहे, और जब वो रिटायर होगा तो उसके कुछ मंथली उसको कुछ ना कुछ मंथली मिलता रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये सारे इंडिया के लोगों के लिए खोल दिया। प्लस ये वॉलेंट्री बेसिस पे, आपको मन है तो ये स्कीम में आइए, आपको मन नहीं है तो स्कीम में मत आइए। तो एनपीएस जो स्कीम निकाला गया ये सबके लिए निकाला गया है। क्लियर है? तो ये आपको एक मंथली इनकम जैसा है, लेकिन ये 60 ईयर्स 60 जो उसका एज लिमिट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एज लिमिट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको उतना पैसा मंथली मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर कोई पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो मैं आपको कोई नया वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।